हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। हमने नेशनल इनकम का टॉपिक पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तीनों मेथड से कंप्लीट कर लिया है। एक एक तीनों मेथड में मैंने को होमवर्क भी दे दिया है आपको करने के लिए। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड। बिल्कुल हाँ जी, आज का टॉपिक है मनी। बिल्कुल हाँ। क्या कहता है भैया? मनी, साथ में कहता है सप्लाई ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। बिल्कुल हाँ जी। आज हम एक ही शॉर्ट्स में पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी, मनी किसके बदले आया, किस स्थान पर आया? बिल्कुल हाँ जी। मनी की आने की जरूरत क्यों थी? कहते हैं ना, वो क्यों आया, उसके आने की जरूरत क्यों है? सेम टू सेम यही चीज मनी के साथ थी। मनी क्यों लेकर आए, मनी किसकी जगह पर आया? तो मैं आपको बता दूं, मनी से पहले हमारे देश में बार्टर सिस्टम था। क्या था? बार्टर सिस्टम। बिल्कुल हाँ जी, समझिए। बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कॉमोडिटी का कॉमोडिटी के साथ में गुड्स का गुड्स के साथ में एक्सचेंज किया जाता है। उसे बार्टर सिस्टम बोलते हैं। गुड्स का गुड्स के साथ में। एग्जाम्पल से समझिए, ये राम है, राम को सूट चाहिए। और राहुल है, राम है, राम के पास सपोज क्लॉथ्स हैं, और इसके पास में वीट है। अब राम को ये चाहिए और राहुल को ये चाहिए, तो इसको जो एक्सचेंज होगा ना, ये कहलाएगा बार्टर सिस्टम। बिल्कुल हाँ जी, जिसमें कॉमोडिटी का कॉमोडिटी के साथ में एक्सचेंज करना, उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब ऐसे क्या परेशानी आ गई थी बार्टर सिस्टम में कि अच्छा खासा चल रहा था, फिर भी परेशानी क्रिएट क्या हो गई कि हम मनी नहीं कर रहे। बिल्कुल हाँ, चलिए देख लेते हैं। ड्रॉबैक ऑफ ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। ड्रॉबैक क्या था? कमियां कुछ तो थी, तभी तो मनी आया। ड्रॉबैक कुछ कमियां थी। पहली जो कमी थी, सबसे भयंकर थी, वो थी आपकी क्या? कि भैया डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। बिल्कुल हाँ जी। क्या थी पहली कमी? बिल्कुल हाँ, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स क्या कहता है? कहता है इसमें जरूरी नहीं जो ए के पास है वो बी को ही पसंद आए या बी को वही चाहिए। जरूरी थोड़ी ना जो ए के पास में है वो बी को चाहिए, या जो बी के पास में है वो ए को चाहिए। यहां बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट हो जाती थी, जिसके कारण क्या होता था? बार्टर सिस्टम नहीं हो पाता था। और हम या उस समय में हम उस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, परेशानियां खड़ी हो पा रही थी। भैया हाँ, क्या भैया जो ए है, ए के पास में एक्स है, बी है, बी के पास वाई है, सी है, सी के पास में जेड है, सपोज दैट। तो ए को बी के साथ में एक्सचेंज करना है, बट ए क्या चाहता है? जेड कमोडिटीज को चाहता है। और लेकिन सी क्या चाहता है? सी वाई चाहता है। और बी क्या चाहता है? बी एक्स को चाहता है। तो यहाँ पे कोई भी, बिल्कुल हाँ जी, यहाँ पे किसी भी तरह से बार्टर सिस्टम काम ही नहीं कर पा रहा था। इसके कारण भी बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक था, इसके कारण भी मनी आया। बिल्कुल हाँ जी। दूसरा जो है वो है क्या? कि भैया लैक ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू। बिल्कुल हाँ जी। दूसरा ड्रॉबैक और थोड़ा जरूरी भी है। जरूरी कहने का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज की
हर कॉमोडिटीज की, हर गुड्स की एक वैल्यू होती थी। अब उस समय में उन सभी कॉमोडिटीज की कोई भी एक सटीक वैल्यू नहीं थी किसी भी तरह से। भैया क्या राम आया, राम ने 1 किलो गेहूं दिया और भैया शाम ने क्या करा, कपड़ा दे दिया, कपड़े की जरूरत थी राम को, तो उसमें कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं हो रही थी कि गेहूं कितना देना, कपड़े के बराबर, या कपड़ा कितना देना, गेहूं के बराबर, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ पा रहा था। इसके कारण भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, इसलिए भी बार्टर सिस्टम यहाँ फेल होता हुआ नजर आया। ड्रॉबैक दूसरा ये था। तीसरा ड्रॉबैक देख लीजिए। तीसरा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि ये बहुत ही मुश्किल से, मतलब मैं कह दूं कि स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं थी। बिल्कुल हाँ जी, स्टोरेज नहीं कर सकते थे। बिल्कुल हाँ जी। यहां पर तीसरा जो ड्रॉबैक है वाटर सिस्टम का, कि आप इसे लॉन्ग टर्म तक के लिए स्टोरेज नहीं कर सकते। आज आप गेहूं को रखकर देखिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक रख पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं रख पाएंगे किसी भी कारण से। बिल्कुल हाँ जी। इतना डेवलपमेंट होने के बाद में भी हम मैक्सिमम 1 ईयर तक ही उसे स्टोर कर पाते हैं, ज्यादा नहीं स्टोर कर पा रहे हैं। तो उस समय में इतने डेवलपमेंट तो थे नहीं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा स्टोर कर ही भी नहीं सकते थे लंबे समय तक, जिसके कारण भी हम क्या था, वाटर सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई कि भैया वाटर सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, स्टोरेज फैसिलिटीज ही नहीं हो पा रही हैं, स्टोरेज कर ही नहीं पा रहे हैं हम, लैक ऑफ स्टोरेज। बिल्कुल हाँ जी। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका बोलता है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बिल्कुल हाँ जी। पेमेंट डिफिकल्टी थी फ्यूचर पेमेंट में। फ्यूचर पेमेंट का मतलब है कि भैया आज राम को चाहिए तो आज ही दीजिए, कल का नहीं भरोसा, कल क्या पता उसे मिले या ना मिले। बिल्कुल हाँ जी। राम को आज भैया गेहूं की जरूरत है और शाम कह रहा है कि मैं आज नहीं, मतलब टुडे, इट मीन्स आज ना देकर 3 days आफ्टर गेहूं दूंगा और तू मुझे आज क्या दे दे, भैया ये सामान दे दे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब कि फ्यूचर के बारे में कोई मतलब नहीं था इनका, आज ही होना चाहिए। और भैया फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट बोलता है भैया डिफिकल्टी थी, डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर। बिल्कुल हाँ जी। किसी भी तरीके से कोई आसानी से गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं ले जा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि गुड्स था तो जेब में रख लिया, ऐसा तो व्यवस्था थी नहीं कि छोटा सा था रख लिया, नहीं, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते थे, इसलिए भी बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब बार्टर सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम को देखकर दोबारा समझा देते हैं क्या ड्रॉबैक क्या था बार्टर सिस्टम का। सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो था डबल कॉन्सिडेंस। बिल्कुल हाँ जी। जो आपको चाहिए ये वो मेरे पास नहीं है और जो मुझे चाहिए वो आपके पास है। बिल्कुल हाँ जी। इसके कारण भी बार्टर सिस्टम पीछे हो गया। दूसरा जो था लैक ऑफ कॉमन यूनिट, दोनों की ही गुड्स की वैल्यू सेम नहीं होती थी, इसलिए भी बार्टर सिस्टम का कमी देखने को मिली। तीसरा डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरेज। बिल्कुल हाँ जी, समस्या हो जाती थी स्टोरेज करने में। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हम इसे स्टोरेज नहीं कर पाते थे गुड्स को। और फोर्थ बोलता है डिफिकल्टीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बिल्कुल हाँ जी, फ्यूचर पेमेंट में भी डिफिकल्टी थी। क्यों? क्योंकि गुड्स है, जल्दी से जल्दी हम जितनी जल्दी ट्रांसफर करके दे दें उतना बेटर है।
भैया दे दिया, अपना ले लिया और कंज्यूम कर लिया, काम खत्म। क्यों? क्योंकि जो गुड्स होते थे या गुड्स हैं वो लॉन्ग लास्टिक नहीं होते हैं। जैसे कि आपकी नेसेसरी गुड्स देख लीजिए भैया, आटा ले लीजिए, दूध ले लीजिए, ब्रेड, मक्खन एक्सेट्रा, ये लॉन्ग पीरियड तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या फ्यूचर पेमेंट में नहीं कर रखा गया। और लास्ट पॉइंट, डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर, आसानी से ये ट्रांसफर नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल उस समय में एजम्पशन करके देखिए कि अब आप दिल्ली में बैठे हैं और मैं एक उत्तर प्रदेश में हूं और मुझे आपको गेहूं पहुंचाना है आज के आज, तो इजिली गेहूं नहीं पहुंचा सकता था कि तुरंत यहां से चल दिया। भैया उस समय में सोचोगे तो समझ में आएगा कि भैया समय लग रहा है, 3 दिन 4 दिन का समय लग रहा है कि आपके पास गेहूं पहुंचाने में, तो 3-4 दिन फिर आप क्या करोगे? भूखे मरोगे? नहीं ना, वो सिस्टम था यहाँ। अब इतनी सारी प्रॉब्लम जब आई तो अब क्या होगा? तब भाई मनी का आविष्कार हुआ। कौन आया? मनी आया, मॉनेटरी। एक राजा थे, राजा शेरशाह सूरी, अबाउट 1540 या 1545 के आसपास, 1540 या 1545 के आसपास राजा शेरशाह सूरी ने मुद्राओं का चलन किया था और ये मुद्राएं उस समय में सिल्वर एंड गोल्ड में हुआ करती थी। इन्होंने ही बार्टर सिस्टम के विरुद्ध जाकर, बिल्कुल हाँ जी, बार्टर सिस्टम के अगेंस्ट में इन मुद्राओं का चलन करा और इन्होंने ही बोला कि इन मुद्राओं को इन बार्टर सिस्टम की जगह पर यूटिलाइज किया जाएगा। और तब से लेकर आज तक उन्हीं पैसों को आज भी यूटिलाइज किया जाता है। मतलब उस समय में बार्टर सिस्टम की जगह पर मॉनेटरी पॉलिसी आ गई थी, मतलब स्वर्ण मुद्राएं थी, सिल्वर कॉइन थे, और आज हम जो अपने यूटिलाइज करते हैं मनी, वो वही यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तक अब बोलता है कि भैया मनी के टाइप्स भैया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मनी। बिल्कुल हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 प्रकार की मनी होती है। एक मनी है आपकी फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, दूसरी मनी है आपकी फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। बिल्कुल हाँ जी। फिएट मनी कौन सी है? फिएट मनी बेटा वो मनी होती है जो कि सरकार इश्यू करती है, उसे ही हम फिएट मनी बोलते हैं। बिल्कुल हाँ, जिन नोटों को, जिन पैसों को सरकार इश्यू करती है उन सभी पैसों को फिएट मनी बोलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं फिएट मनी वो मनी होती है जिनमें सरकार का मालिकाना हक होता है। सरकार अपनी मर्जी से कभी भी उसे चला सकती है और कभी भी बंद कर सकती है, उसे हम फिएट मनी कह सकते हैं। आपकी जेब में या आपके पास जो भी नोट दिख रहा है, चाहे वो 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 100 का हो, 500 का हो या कोई भी हो, वो सारे के सारे नोट्स हैं, वो सारे के सारे फिएट मनी हैं। आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर सरकार का पूरी तरह से अधिकार है, इसे आज चला रही है और कल इसे बंद भी कर सकती है। इसे हम फिएट मनी में शामिल करते हैं। बिल्कुल हाँ जी। दूसरा जो आता है इसी में फिएट मनी के साथ में दोस्त है इसका, वो है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी वो मनी होती है जो कि एक मीडिएटर का काम करती है और ये एक ड्रॉअर एंड ड्रॉई, पे एंड पेयर के बीच में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके और मेरे बीच में जिस पैसों का आदान प्रदान होगा उसे फिड्यूशियरी मनी कहेंगे। तो आप कहोगे सर कौन सा पैसा? 100 का नोट? जी नहीं बेटा, चेक। उस पैसे पर जिस पर आपका मालिकाना हक होगा उसे आप पूरी तरह से बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं, उसे आप फिड्यूशियरी नोट मनी कहेंगे। दोबारा समझा देता हूं, फिएट मनी में सरकार के सिग्नेचर होते हैं और फिड्यूशियरी मनी में आपके सिग्नेचर होते हैं, मतलब आपका मालिकाना हक होता है।
चेक पर आपके साइन होते हैं, आपका अधिकार चलता है चेक पर, तो उसे आप फिड्यूशियरी मनी कहेंगे। और जो भी नोट आप यूज करते हैं, पेपर नोट्स उन या कॉइन, वो क्या है, वो है आपके फिएट मनी कहलाएगी। यहां तक आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसी के साथ हमें जो दिया हुआ है वह है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। बिल्कुल हाँ बेटा, अति सुंदर, बहुत सही बात कर रहे हो। फुल बॉडी मनी, फुल बॉडी मनी वो मनी होती है जो कि कॉमोडिटी के बराबर में उसकी वैल्यू होती है। बिल्कुल हाँ जी, जो उसकी कॉमोडिटी के बराबर उसकी वैल्यू होती है उसे हम फुल बॉडी मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 रुपए का कॉइन, उसकी वैल्यू उसकी कॉमोडिटी के बराबर है, तो उसे हम फुल बॉडी मनी कहते हैं। दूसरा आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसमें कमोडिटी की वैल्यू ज्यादा होती है पैसे की वैल्यू से, मनी की वैल्यू से, तो उसे बोलते हैं क्रेडिट मनी, उधार का पैसा या उधार की मुद्रा। और फुल बॉडी मनी जितने की उसकी वैल्यू होगी उतने का ही वो चलेगा। जैसे कि चांदी का सिक्का 1 का है, 10 ग्राम का, तो उसकी वैल्यू 1 रुपए की नहीं है, याद रखिएगा, चांदी का है, तो जाहिर सी बात है जितनी वैल्यू समय चल रही होगी उतनी की वो रहेगी। उसे बोली जाती है फुल वैल्यू, फुल बॉडी मनी। दोबारा समझा देता हूं ये पॉइंट, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और इसी में ही से ही वाइवा में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मनी 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स होती हैं भैया, फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडी मनी और क्रेडिट मनी। फिएट मनी वो मनी होती है जो कि सरकार इश्यू करती है और सरकार चलाती है, उसे हम फिएट मनी कहते हैं। फिड्यूशियरी मनी वो मनी होती है जो कि ड्रॉअर एंड ड्रॉई, पेयर एंड पे के बीच में की जाती है, उसे फिड्यूशियरी मनी कहते हैं। फिएट मनी में सरकार का मालिकाना हक होता है, सरकार के सिग्नेचर होते हैं, सरकार इसे चलाती है। फिड्यूशियरी मनी में सरकार का नहीं, आपका सिग्नेचर होता है, आपका मालिकाना हक होता है, आप इसे चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिएट मनी में सरकार के पैसे, चाहे वो नोट हो, पेपर नोट हो या कॉइन हो, और या फिड्यूशियरी मनी में आपका चेक, इसमें आपका मालिकाना हक होता है। फुल बॉडी मनी वो मनी होती है जो कि कमोडिटी के बराबर की उसकी वैल्यू होती है, उसे फुल बॉडी मनी कहा जाता है। जैसे चांदी का 1 रुपए का सिक्का अगर आप ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 रुपए की नहीं है, चांदी की वैल्यू है कितने का, अगर वो 900 रुपए का है तो 900 का ही चलेगा। क्रेडिट मनी वो मनी होती है जो कि कमोडिटी इस समय ज्यादा होगी आपकी मनी की वैल्यू से, उसको बोला जाता है क्रेडिट मनी। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब चलते हैं फंक्शन ऑफ, बिल्कुल हाँ जी, फंक्शन ऑफ मनी। मनी के फंक्शन क्या है? आपने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा, मनी आया, ये भी पढ़ा, राजा शेष सूरी लेकर आए थे। मनी का फंक्शन, मनी काम क्या करता है, तो ध्यान से देख लीजिए, जो बार्टर सिस्टम नहीं कर पा रहा था ना, वही मनी कर सकता है, वही मनी करता है, वही मनी करेगा। बिल्कुल हाँ जी। मनी के 2 फंक्शन हैं, पहला है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। बिल्कुल हाँ जी। प्राइमरी फंक्शन में का कहने का मतलब है मेन फंक्शन। सेकेंडरी मतलब कि इसके साथ में और क्या क्या करता है। बिल्कुल हाँ जी। प्राइमरी फंक्शन जो है वो सबसे पहला करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। बिल्कुल हाँ जी। ध्यान से देखिए, ये जो है ये दोनों चीजें प्राइमरी फंक्शन में आ गए। बिल्कुल हाँ जी। मनी का काम ही है एक्सचेंज करना। मनी एक एक्सचेंज करने का इंस्ट्रूमेंट है जो गुड्स एंड सर्विस के बदले में दिया या लिया जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है, एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जो आप कभी भी किसी भी दुकान पर जाते हैं तो कोई भी कमोडिटीज आपको लेनी होती है तो वहां पर आप कमोडिटीज लेते हैं, बदले में उसके पैसा ही देते हैं।
अनदर ये नहीं है कि हाँ भाई आपने उसके बदले में अपनी कोई एक पर्सनल एसेट्स छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, बिल्कुल हाँ जी, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी का जो प्राइमरी मेन में सेकंड फंक्शन है वो ये है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू में बोलता है कि मनी आपके या किसी के भी कमोडिटीज को मेजर करके उसका एक फिक्स अमाउंट बताती है। बिल्कुल हाँ जी। सपोज दैट एग्जांपल देता हूं, आप अगर बिजनेस की बुक लेने जाते हैं तो उसमें एमआरपी लिखी होती है 500 रुपये या 700 रुपये। इको की बुक लेने जाते हैं 700 या 800 रुपये लिखी होती है। ये क्या है? ये चीज मेजर ऑफ वैल्यू है कि इसके बदले में आपको कितना पैसा देना है। हर किसी की एक कीमत निर्धारित कर रखी है मनी ने, इसी को बोला गया है मेजर ऑफ वैल्यू। एक आइसक्रीम लेने गए तो 5 रुपए से 50 तक, 50 से 500 से तक आती है। यही चीज मेजर ऑफ वैल्यू है। इसी के साथ में आप चलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सेकेंडरी फंक्शन। बिल्कुल हाँ जी। सेकेंडरी फंक्शन चलते हैं। सेकेंडरी फंक्शन का नाम ही है कि प्राइमरी मतलब मेन के साथ में और क्या क्या करता है। मेन के साथ में ध्यान से देखेंगे, जो ये नहीं कर पा रहा था वो भी करेगा। क्या? ट्रांसफर। बिल्कुल हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और स्टोरेज ऑफ वैल्यू। बिल्कुल हाँ। मनी एक बहुत बेहतरीन या बहुत आसान इंस्ट्रूमेंट है, बहुत, जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर बिना किसी डिफिकल्टीज के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। भैया वन टाइम पर, एक ही समय पर डिफरेंट डिफरेंट पीपल को, और बिना किसी परेशानी के। बिल्कुल हाँ जी। आप कहेंगे सर कैसे? मैंने बताया था दिल्ली में अगर आप हैं तो मैं आपको गेहूं देने में असमर्थ हो जाऊंगा, लेकिन आप अगर दिल्ली में हैं तो आप तक मैं पैसा पहुंचाने में असमर्थ नहीं होऊंगा। पैसा आप तक बहुत इजीली पहुंच सकता है, तो ट्रांसफर इजीली होता है। दूसरा, स्टोरेज। बिल्कुल हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। दूसरी जो पॉइंट है वो है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। बिल्कुल हाँ जी। क्या कहता है? कहता है कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं पैसे को। आप अपनी जेब में खुद देख लीजिए, जितना आपके पास पैसा होगा, अगर उतने ही रुपए का अगर आप गेहूं या चावल लेकर आए तो आप अपनी जेब में स्टोर नहीं कर सकते हैं, यकीन मानिए। इसलिए ये मनी का सेकेंडरी फंक्शन है और आप आसानी से इसे स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी। मनी से हम क्या कर सकते हैं? अगला जो है वह है फ्यूचर पेमेंट। बिल्कुल हाँ जी, जो कि मैंने लिखा भी है। फ्यूचर पेमेंट यहाँ डिफिकल्टी था, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मनी जो है वो फ्यूचर पेमेंट में भी सहायक है। बिल्कुल हाँ जी। फ्यूचर पेमेंट का कहने का मतलब है, अगर आज आपको वो कमोडिटीज नहीं लेनी है तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पैसे की वैल्यू डाउन नहीं होगी। आप कल परसों नरसों जब मन चाहे तब आकर उस कमोडिटीज को खरीद सकते हैं। यही चीज इसमें सेकेंडरी फंक्शन में शामिल किया गया है, और यही आपके मनी का फंक्शन है। एक बार फिर आपको समझा देता हूं कि भैया बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कमोडिटी के बदले कमोडिटी या गुड्स के बदले गुड्स को लिया जाता है। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इसमें पैसे की कोई भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, बार्टर सिस्टम में कुछ परेशानियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी हैं? पहला भैया, इसकी परेशानी जो है वो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, दोहराकरण नहीं हो पाता है। जो आपको चाहिए क्या पता वो मेरे पास ना हो, लेकिन जो मुझे चाहिए क्या पता आपके पास हो। तो परेशानियां उत्पन्न हो जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर बार्टर सिस्टम फेल होता नजर आया। दूसरा, कॉमन यूनिट नहीं थी। दोनों ही कमोडिटीज की जो एक्सचेंज कर रहे थे, दोनों की ही एक कॉमन यूनिट वैल्यू नहीं थी कि किसको कितना देना है और कितना लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगला, स्टोरेज फैसिलिटीज भी नहीं थी। लंबे समय तक आप उसे स्टोरेज नहीं कर सकते थे, एक समय के बाद में वो जल्दी से जल्दी खराब हो सकता था। और उसके बाद फोर्थ बोलते हैं फ्यूचर पेमेंट। बिल्कुल हाँ जी, ये फ्यूचर पेमेंट नहीं हो सकता था कि आज आपको पसंद है तो आज नहीं कल जाकर इसे खरीद लो।
ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाटर सिस्टम है, आप नहीं लोगे तो किसी और से एक्सचेंज होगा, किसी और कोई और नहीं लेगा तो किसी और से एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज लेकिन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। फिर आता है डिफिकल्टी टू ट्रांसफर, आसानी से ट्रांसफर नहीं होता था। बिल्कुल हाँ जी, बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता था। मैंने बताया भी, जैसे आप दिल्ली में हैं तो यहाँ से अगर गेहूँ या कुछ भी भेजना है कमोडिटीज तो समय लगेगा, लेकिन हाँ अगर कुछ पैसा वैसा भेजना होगा तो जल्दी समय लग जाएगा। इसकी जगह पर मनी आया और मनी एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट हुआ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस के बदले में। दो प्रकार की मनी है, फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडी एंड क्रेडिट मनी। बिल्कुल हाँ जी। इसी के बाद में क्या आया? फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी में दो मेन फंक्शन है। कौन कौन से? प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी को मेन फंक्शन रखा गया है, जिसमें बोलता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी का जो काम ही यही है कि एक्सचेंज करना, बदले में कुछ लेकर आना। बिल्कुल हाँ जी। मेजर ऑफ वैल्यू, जो कि ये करता ही है, हर एक कमोडिटीज की एक सटीक वैल्यू निर्धारित इसने की है। इसी के साथ में सेकेंडरी फंक्शन आया। सेकेंडरी फंक्शन ने बोला कि भैया मनी मतलब मैं ट्रांसफर भी कर हो सकता हूं आसानी से, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। दूसरा, मैं सेकेंडरी फंक्शन में बोलता है मैं, इट मीन्स मनी स्टोरेज ऑफ वैल्यू, मैं आसानी से स्टोर कर सकता हूं, मैं आसानी से एक जगह चुपचाप बैठा भी रह सकता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे आज के समय मॉडर्निटी टाइम चल रहा है, तो आप सबको पता है कि अगर पॉकेट में आपके पास पैसा है तो 99% लोगों को नॉलेज भी नहीं होगी कि आपकी जेब में कितना पैसा रखा है। लेकिन हाँ, वही आपकी जेब में अगर कुछ वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स हैं तो लोगों को चिल्ला चिल्ला के वो बता देंगे कि साहब मेरी जेब, कि हम साहब की जेब में इतना बैठे हुए हैं। बिल्कुल हाँ जी। यही आपके फंक्शन थे और यही आपका मनी का चैप्टर था। लास्ट जो कंसेप्ट रह गया है, साथ के साथ पढ़ते हुए चलते हैं, वो है मनी सप्लाई। जो कि ऊपर लिखा भी है मैंने। मनी सप्लाई जो करते हैं वो भैया इसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो M1 है। M1 में C प्लस DD प्लस OD आता है। ध्यान से देखिएगा। वैसे तो मनी सप्लाई में इंस्ट्रूमेंट में या मेजरमेंट में 4 आते हैं, M1, M2, M3, M4। बट आपके सिलेबस में एट अ टाइम M1 है, तो M1 को केयरफुली समझिएगा। M1 मेजरमेंट 1 में बोलता है C प्लस DD प्लस OD। C4 आता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। बिल्कुल हाँ जी। जितनी भी करेंसी है, चाहे वो कॉइन हो या पेपर नोट हो, वो सारी की सारी मनी सप्लाई में आती है। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट। तीसरा, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट का मतलब है आरबीआई के में नाबार्ड ने जमा करा हो, या IMF ने जो जमा करा हो, या वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपके पास पैसा आया हो, वो सारा का सारा मनी सप्लाई में शामिल होता है। ये तीनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनी सप्लाई के। दोबारा समझा देता हूँ। मनी सप्लाई में M1 आता है, जिसमें C प्लस DD प्लस OD आता है। C कहता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट। तीसरा आता है आपका अदर डिपॉजिट, जिसमें कि नाबार्ड बैंक का, ये वर्ल्ड बैंक आ गई, IMF आ गई, बिल्कुल है जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ गया। ये सारा का सारा इसमें शामिल हो जाता है और ये सब आपकी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई करते हैं। बिल्कुल हाँ। अब ये चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर उस परेशानी को सॉल्व करवा सकते हैं मुझसे। आई होप यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।